नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का डेली आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, तो उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 94 पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 95 नंबर पार्ट को देखेंगे। यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीओ मेंस के लिए ध्यान रखिएगा। बीओ मेंस का देखिए आप लोगों का 6 दिसंबर को लगा हुआ है एग्ज़ाम, तो इसके लिए भी यह ड्राफ्टिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए उसमें 3 फॉर्मेट में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 125 शब्द, 50 शब्द और 25 शब्दों में। तो इन फॉर्मेट पे ही आप लोगों को क्या करना है कि लिखना है। जैसे जो डेली आंसर राइटिंग दी जाती है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि एक ही प्रश्न को 3 फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करना है। इससे आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी। आपको हिंदी और ऐसे वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए आज के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है आपका जीएस पेपर 3 का प्रश्न है, और प्रश्न संख्या जो है दोस्तों वो आपकी 189 है। 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। इस प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन आप लोग ज़रूर डालिए। देखिए मॉडल आंसर पीसीएस एकेडमी पर नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर सभी लोग एक तरीके से लिखने लगे तो वो चीज़ें गलत होने लगेंगी, और मॉडल आंसर आपकी खुद की मौलिकता के आधार पर चीज़ें और बेस्ट जाती हैं, वही टीचर को पसंद भी आती हैं। आप सोच के देखिए कि आपको अगर कॉपी चेक करने को मिले और 10 कॉपियाँ सेम तरीके से लिखी गई हो तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए पॉइंट्स के आधार पर आप लोग अपने अनुसार चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके साथ में बेहतर होगा। ठीक है, बिना लिखे अगर आपने बहुत सारे मॉडल आंसर लेके रख लिए, बहुत सारी बुकों का मटेरियल पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी तो सारी की सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो जो एग्ज़ाम हॉल में करना है वही अपने घर पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके अपने आप को मजबूत बनाइए। ठीक है, तो अच्छे से इस प्रश्न को लिखिएगा। कुछ डेटा और ग्राफ फ्लो चार्ट का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो आज का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न जो है आपका ग्रामीण विकास में, तो ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख करना है आप लोगों को, कि ग्रामीण विकास जो होता है, जो विलेज डेवलपमेंट होता है, तो उसमें सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रामीण विकास जो होता है भाई, देखिए चहुमुखी ग्रामीण क्षेत्रों का, गांव के लोगों का, वहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं का, इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं होती हैं उनका विकास। ठीक है, अब इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं इनको आप देख लीजिए कि जैसे सूचना प्रौद्योगिकी ने किस किस क्षेत्र में अपनी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। तो देखिए जैसे कृषि क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, बीमा के, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के, प्रशासन के, सुरक्षा के, यातायात के, तो इन सारे क्षेत्रों में सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसने अहम भूमिका निभाई है। अगर जहाँ तक भारत की बात करते हैं तो दोस्तों भारत विश्व में संचार तंत्र में विश्व में 5वां स्थान रखता है। ठीक है, और सरकार के द्वारा जो ग्रामीण विकास है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें, जैसे कृषि से संबंधित चीज़ें जो हैं, सुविधाएं जो हैं, वो अब सारी की सारी ऑनलाइन हो रही हैं। अब अधिक से अधिक लोग अब मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कोई योजनाएं हैं या कोई चीज़ आपको लेनी है तो आप ऑनलाइन ही पेमेंट करके ही सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो ये धीरे धीरे सूचना प्रौद्योगिकी ने ग्रामीण विकास में अहम भूमिका अदा की है। अब देखिए अगर एग्जाम्पल को समझेंगे कि जैसे ईवीएम का प्रयोग है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रयोग किया जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से, और अन्य इंटरनेट के माध्यम से अन्य सुविधाओं को जो दिया जा रहा है, ईवीएम का प्रयोग, देखिए ये सारी की सारी चीज़ें एक क्रांति ला रही हैं। जो सूचना प्रौद्योगिकी है वह ग्रामीण विकास में एक क्रांति की तरह फैल रही है। ठीक है, ऑनलाइन योजनाएं, परियोजनाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, इन सारी चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं। अब धीरे धीरे परिवेश बदल रहा है। अभी भी जैसे बहुत से लोग हैं यूज़ नहीं करते हैं,
लेकिन जो यंग जनरेशन है वो मोस्टली इन चीज़ों का उपयोग कर रही है। और अनेक योजनाएं भी हैं, अनेक राज्यों के द्वारा ऐसी योजनाएं समय समय पर स्टार्ट की जा रही हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में ज्ञान दूत योजनाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हैं। ई नैम है आपका इलेक्ट्रॉनिक एक बाज़ार जो है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। राजस्थान में जैसे एक ई मित्र योजनाएं शुरू की गई हैं, तो एक ई मित्र योजना है, इसको भी स्टार्ट किया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका अदा कर रही हैं। अब देखिए कौन कौन से जो सरकारी पहले हैं, किस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी ने भूमिका अदा की है, अब उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे देखिए एक है ई चौपाल। तो ई चौपाल क्या करता है? ई चौपाल जो है कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारी प्रोवाइड करता है आपका किसानों को। भाई किसानों को सुविधाएं मिलें, वो फसलों से संबंधित या कृषि से संबंधित कोई भी चीज़ जानकारी लेना चाहता है तो उसको समय पर जानकारी मिल जाए। सरकार के द्वारा किसान कॉल सेंटर भी बनाए गए हैं। किसान कॉल सेंटरों में क्या होता है? किसान कॉल सेंटरों के माध्यम से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, इनसे संबंधित अगर कोई आपत्तियां होती हैं या संबंधित कोई समस्या होती है तो उसका समाधान किया जाता है। कोई किसानों को कोई परेशानी आती है इनसे संबंधित तो उन चीज़ों को बताया जाता है। जैसे जो किसान होते हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो पशुपालन कर रहे हैं, तो पशुपालन में जो लोग लगे हुए हैं तो उनको अगर किसी भी प्रकार की समस्या, जानकारी, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं किसान कॉल सेंटर के माध्यम से। और जो पशुपालक जो होते हैं, जो किसान हैं, वो 1551 पर टोल फ्री नंबर है, तो इस पर वो लोग फ़ोन करके अपनी जो उनकी जानकारी लेना चाहते हैं या उनकी कुछ समस्याएं हैं या अन्य कोई चीज़ है जिसके बारे में वो जानकारी लेना चाहते हैं तो उनसे संबंधित चीज़ें की जानकारी इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से दी जाती है। अगला प्रयास कौन सा है ग्रामीण क्षेत्र में जो सूचना प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका अदा की है? तो इसमें जैसे देखिए ग्रामीण आम सुविधा केंद्र, जैसे देखिए यह सुविधा केंद्र क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्र में जैसे 6 लाख गाँवों में और 1 लाख आम सुविधा केंद्र खोले गए हैं। तो इन जो आम सुविधा केंद्र हैं, ग्रामीण आम सुविधा केंद्र, इनके माध्यम से जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और जो भी सर्विसेज हैं सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं तो उसके माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। और क्या चीज़ है कि जैसे सामुदायिक सूचना केंद्र, तो इसमें जैसे यह जो योजना है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूर्वोत्तर और सिक्किम राज्यों में लगभग 487 केंद्र बनाए गए हैं। इनके माध्यम से सामुदायिक सूचनाएं प्रोवाइड की जाती हैं, लोगों को जानकारी दी जाती है किसी भी प्रकार की। तो ये पूर्वोत्तर और सिक्किम राज्यों में है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है ई प्रशासन। तो ई प्रशासन के माध्यम से सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराना, शासन, प्रशासन, उससे संबंधित चीज़ें, जैसे आप ऑनलाइन इस समय आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ही बनवा लेते हैं। किसानों को सभी प्रकार से, जैसे मान लीजिए खतौनी निकलवानी है या निवास प्रमाण पत्र निकालना है, तो ये सारे के सारे काम अब आपके ऑनलाइन ही होने लगे हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है? यह आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से हुआ है, ठीक है। वाईफाई तकनीकी के माध्यम से जो किसान भाई लोग हैं वो लोग कृषि से संबंधित चीज़ों को देखते हैं, जानकारी लेते हैं। कोई भी चीज़ उनको अगर दिक्कत करती है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के माध्यम से या गूगल सर्च करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो वाईफाई तकनीकी भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। एक नया चीज़ आई है मीडिया लैब। तो मीडिया लैब में जैसे क्या है, यह अभी प्रस्तावित है, यह अभी स्टार्ट नहीं की गई है, ठीक है। तो यह अभी प्रस्तावित है और इसमें योजनाओं परियोजनाओं संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो ये ओवरऑल में जो चीज़ें थी कि किस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो जो भी भूमिकाएं थी उनको अच्छे तरीके से बताइए, निष्कर्ष को अच्छे से लिखने का प्रयास करिए और उसमें आप लोग एक जो कोटेशन है उसका प्रयोग जरूर करिए, ठीक है। तो इस पेपर 3 के पहले प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करिए। दूसरा प्रश्न कौन सा है? दूसरा प्रश्न आपका
दूसरा प्रश्न आपका है पेपर 4 का, प्रश्न संख्या 190 है। और दोस्तों जैसे ही ये 11 अक्टूबर हो जाएगा, 11 अक्टूबर को आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम है। प्रीलिम होने के बाद करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलने लगेंगे मेंस के लिए, बीओ मेंस के लिए और पीसीएस मेंस के लिए भी, ठीक है। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 190 है और 125 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। पेपर 4 का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों का आप लोग प्रयोग करिए। इसके साथ में और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो डेटा है और डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का भी आप उपयोग करिए। कोटेशंस का आप लोग ज़रूर उपयोग किया करिए। और जो शब्द सीमा है, शब्द सीमा का आप खास ख्याल रखिए कि जैसे आपसे 125 शब्द में पूछा गया है तो आप ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब जब पता लगा आपने 150 शब्दों में लिख दिया तो ये थोड़ा सा इरिटेट करने वाला होता है। ये बहुत ही कम लिख दिया आपने, 100 शब्दों में लिख दिया, तो ये भी थोड़ा दिक्कत करता है, ठीक है। तो आपको सारे डायमेंशन लेते हुए चीज़ों को बताना है, उत्तर को लिखना है, ठीक है। अब देखिए पेपर 4 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपकी 190 है। प्रश्न को देख लेते हैं। प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार को समझाइए तथा भ्रष्टाचार रोकने के उपाय भी बताइए। तो देखिए जो प्रशासन होता है, प्रशासन में भ्रष्टाचार क्या है कि भाई गलत कार्य जो किए जाते हैं, किया किसके द्वारा जाता है? प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। जो जनसाधारण है, जनसाधारण जो लोग होते हैं वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होते, इसीलिए प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है वो अपने अधिकारों को उसको पता ही नहीं है कि मेरे अधिकार क्या हैं, कौन से मौलिक अधिकार हैं, किन का अधिकारों के खिलाफ में हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रशासन में योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसके कारण भ्रष्टाचार पनपता है। तो ये प्रशासन में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण बनता है जाकर। अगला क्या है? अगला पॉइंट है आपका पारदर्शिता का अभाव। कि जैसे देखिए प्रशासन में क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं तो इसमें देखिए गोपनीयता के गोपनीय नियम होते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं। वो किसी भी बात को ये बताकर टाल देते हैं कि भाई ये गोपनीय चीज़ें हैं, ये उजागर नहीं की जा सकती, ये बाहर नहीं बताई जा सकती, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा उनको एक संरक्षण मिल जाता है कि हाँ भाई प्रशासन में आप हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जितना आपको मलाई काटनी है, अच्छे से पैसा लेना है, घूस लेना है, रिश्वतखोरी करनी है, ये सारी चीज़ें आराम से आप कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और जो पारदर्शिता है, देखिए पारदर्शिता नहीं होगी प्रशासनिक तंत्र में तो सारी की सारी चीज़ें बेकार होती चली जाएंगी। भ्रष्टाचार से लड़ने के कमज़ोर उपाय। देखिए भ्रष्टाचार होता है, पता भी होता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी को पता होता है कि भाई कहाँ से कौन से लूप होल्स हैं, किन के माध्यम से हम बचकर निकल सकते हैं। तो उनको ये सारा आइडिया रहता है, सारी जानकारी रहती है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से लड़ने के जो हमारे यहाँ कमज़ोर उपाय हैं, ये भी प्रशासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। हमारे यहाँ क्या है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए विशेष कानूनों का भी अभाव है, जिसके कारण लोगों के अंदर डर नहीं है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके अंदर डर नहीं है, उनको इतना संरक्षण प्रदान कर दिया गया है जिसके कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। और क्या होता है? और होता है अगला पॉइंट जो है राजनीतिक जो आपका गठजोड़ है। तो देखिए एक प्रशासन और शासन, शासन का मतलब जो राजनेता शासन करते हैं, प्रशासन का मतलब प्रशासनिक अधिकारी, तो इन दोनों का जो गठजोड़ होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, एक सिविल सेवक जो है पहले तो सिविल सेवा में रहता है, फिर उसके बाद कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो जो ज्वाइन करने जा रहा होगा वो कहीं ना कहीं सत्ता सरकार के प्रति बिल्कुल एक अपनी कितनी है कि महिमा मंडन जरूर करेगा, उन्हीं के पक्ष में कार्यों को करेगा, क्योंकि उसको आगे एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ना है, उसको सांसद या एमएलए बनना है। तो ये एक राजनीतिक गठजोड़ जो चला है वो प्रशासन में भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। और क्या चीज़ है? अगला पॉइंट है आपका सांसद जो होते हैं,
सांसद, अधिकारी, विधायक, मंत्री, तो इनके जो विशेषाधिकार जो होते हैं, जो इनके विशेषाधिकार होते हैं, ये इनको प्रशासन में भ्रष्टाचार करने का एक, कहते नहीं है कि एक अधिकार दे देते हैं कि हाँ भाई आप भ्रष्टाचार कर सकते हो, खूब करिए, खूब घूस लीजिए, खूब अनैतिक कार्य कीजिए। तो ये इनके जो विशेषाधिकार हैं, इनके विशेषाधिकार को भी समाप्त किया जाना चाहिए। सॉरी। अब देखिए हमारे यहाँ देखिए काले धन की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो काले धन की समस्या, जैसे एक अधिकारी को पता होता है कि कहाँ से हम ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक पैरेलल में एक आभासी अर्थव्यवस्था भी चलने लगती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ाने का कार्य बनता है। अब देखिए भ्रष्टाचार रोकने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए भारत देश में आज़ादी के बाद 1947 में भ्रष्टाचार निवारण एक्ट अधिनियम लाया गया था 1947। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार के जितने भी मामले आते हैं इसी के अंतर्गत चीज़ें जाती हैं। अगला जो पॉइंट है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964। तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1964 में की गई। तो ये भी प्रशासनिक सेवा और जो भ्रष्टाचार है उसको उस पर लगाम लगाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें सरकारी प्रयास किए गए हैं। अब देखिए कुछ नैतिक रूप से भी चीज़ें होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार रोकने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे देखिए सार्वजनिक और निजी जीवन में, देखिए एक सिविल सेवक जो होता है उसका एक सार्वजनिक जीवन भी होता है और एक निजी जीवन भी होता है। तो उसको जीवन के प्रत्येक पक्षों में, वो चाहे सार्वजनिक हो या निजी हो, जीवन के प्रत्येक पक्षों में नैतिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। नैतिक मूल्यों के अनुसार अपने आचरण को ढालना चाहिए, अपनी कार्यशैली को ढालना चाहिए। जो एक विभागीय आचरण नियमावली है, तो देखिए विभागीय आचरण नियमावलियों का पालन किया जाना चाहिए, कड़ाई से पालन करवाया जाना चाहिए। जो एक उत्तरदायित्व की भावना होती है इसका बोध होना चाहिए। अब बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनको मतलब पता है सारी चीज़ें लेकिन करना नहीं चाहते, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। और इससे भाई जब उत्तरदायित्व की भावना होगी तभी वो चीज़ों को बताएगा, ठीक है, तभी चीज़ों पर अपनी राय दे सकेगा, जवाबदेही स्थापित कर सकेगा। पारदर्शी संस्कृति का पालन करना कि भाई हर एक चीज़ में गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। कार्यशैली में क्या आपने कार्य किया, किसको आपने ज्वाइनिंग करवाई, तो ये इन सारी चीज़ों में पारदर्शिता होनी चाहिए। एक पारदर्शी संस्कृति का पालन किया जाना चाहिए प्रशासन में। और क्या है कि जैसे लोकपाल संस्था भ्रष्टाचार के विरुद्ध बनी थी, तो लोकपाल को भी शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकपाल का ही गठन नहीं हुआ है, यहाँ तक कि सेंटर में ही लोकपाल के अभी नियुक्ति नहीं की गई है। गठन तो हो चुका है लेकिन नियुक्ति नहीं की गई है। तो ये जो शासन प्रशासन है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ाने का एक जरिया बनता है जाकर। अब अगर ये लोकपाल, एक शक्तिशाली लोकपाल का नियुक्ति की जाएगी तो इससे क्या होगा, इससे भ्रष्टाचार प्रशासन में कम होगा। शासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डीएम के हाथ में ही पूरे के पूरे ज़िले की पावर बटी होनी चाहिए। सभी के अधिकारों को थोड़ा थोड़ा करके बांटना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ज़िले में एक डीएम होता है तो डीएम जो बोल देगा वही सही है। इधर 2-4 दिनों से आप लोग पेपर में भी देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल में भी चल रहा है हाथरस कांड के बारे में। तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों पर देखा होगा कि अगर ये GS 4 पेपर पढ़कर गए होंगे, इन्होंने पढ़ा होगा, IAS अधिकारी हैं, आप सोच कर देखिए कि इन्होंने सारी चीज़ें नैतिक रूप से परिपूर्ण होने के बावजूद भी नैतिकता की चीज़ों पर नहीं चलता है। व्यक्ति जो सही है उसको नहीं देखता, जो गलत है उन्हीं रास्तों पर चलता है, उन्हीं रास्तों को अपनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। भ्रष्टाचार, जैसे देखिए समय समय पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान समाज में, शिक्षण संस्थानों में, हर जगहों पर ये चीज़ें, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाए जाने चाहिए, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आ सके, जो भ्रष्टाचार की घटनाएं होती हैं वो ना हो सके और लोगों को समय पर एक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सके। तो ये ओवरऑल में आपके भ्रष्टाचार रोकने के उपाय हैं। और इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से लिखिए, ठीक है। और
यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।